Hey guys, my name is Prashant. So in the last video we were discussing the electrostatic potential energy of a system of charges. तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस की, बट उसमें हमने ये नहीं देखा था कि बाहर से कोई भी हम एक्सटर्नल फील्ड उस पर अप्लाई कर रहे हैं। सो आज का सबसे पहला टॉपिक यही होगा दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पहले तो ये डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डायपोल विच इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी भी एक डायपोल की जब हम उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। तो फिर लास्ट में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा कैपेसिटेंस या और कैपेसिटर। तो देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें से एक टॉपिक ये भी था, अगर आपके पास एक सिस्टम है 2 पॉइंट चार्जेस का। सपोज पहला पॉइंट चार्ज का चार्ज है Q1, सेकंड का Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R12। तो अगर मैं इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये फाइंड करना चाहता था, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता था 1/4πε0 चार्ज ऑफ फर्स्ट पॉइंट चार्ज एंड चार्ज ऑफ सेकंड पॉइंट चार्ज। सिमिलरली अगर इसमें और एक और चार्ज होता था Q3 प्रेजेंट होता था, तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाता था 1/4πε0 जो पहले से आपका है विच इज़ Q1 Q2 बाय R12। अब ये जो Q3 चार्ज हो जाता था इसकी भी डिस्टेंस होंगी कुछ ना कुछ, ये आपकी हो जाएगी इधर वाली R13 और ये वाली हो जाएगी आपकी R23। तो दो पेयर्स और आ जाते थे यहाँ पे, Q1 Q3 Q1 Q3 और दोनों के बीच का डिस्टेंस इट मीन्स R13। सिमिलरली Q3 Q2 अपॉन R23 उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसी तरह अगर n चार्जेस प्रेजेंट होते थे किसी सिस्टम में तो सारे के सारे पेयर्स को हम ऐड कर देते थे। ये था, ठीक है। अब हम चलते हैं कि बेसिकली अगर मेरे पास सपोज एक सिस्टम है जिसमें चार्जेस तो प्रेजेंट है पहले से पॉइंट चार्जेस, बट साथ ही साथ में कुछ एक्सटर्नल फील्ड भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक्सटर्नल फील्ड से क्या मतलब है कि सपोज मैं उस सिस्टम को और बाहर से एक्सटर्नल फील्ड दे रहा हूँ। जैसे सिस्टम है, दो चार्जेस प्रेजेंट है Q1 Q2, तो इन दोनों के आपस के इंटरेक्शन की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम, बट एडिशनल मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रहा हूँ एक, तो उसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम समझते हैं कि एक एक्सटर्नल फील्ड की वजह से एक सिस्टम है पॉइंट चार्ज का जिसमें सिर्फ एक पॉइंट चार्ज है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। इट मीन्स किसी भी पॉइंट चार्ज की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। देखिए हम सपोज करते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है E, अब उसमें एक पॉइंट चार्ज होगा जिसका वैल्यू मैं सपोज करता हूँ Q है। तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी यूनिट चार्ज को आप इन्फिनिटी से उठा के किसी भी पॉइंट पे प्लेस कर देते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो जितना वर्क डन आपको करना पड़ता है वही होता है। अब वर्क डन कितना करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है Q इंटू वी। अब ये देखते हैं Q क्या है V क्या है। Q है उसका चार्ज उस पॉइंट का और V है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि V का मतलब होता है क्या था, जितना वर्क डन आपको करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी सर्टेन पॉइंट पे लेके आने में। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा VQ, और जितना वर्क डन आप करते हैं वही एनर्जी के फॉर्म में सेव होता है, यानी कि U इज इक्वल्स टू W जो आपने वर्क डन किया इज इक्वल्स टू VQ, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर पॉइंट का E चार्ज की वजह से, E फील्ड की वजह से सॉरी, और Q जो उसका एक्चुअल में चार्ज था। तो इट मीन्स अगर मेरे पास एक सिस्टम है सिंगल चार्ज का, अगर मेरे पास एक सिस्टम है सिंगल चार्ज का,
तो मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी उसकी फाइंड आउट करनी है तो पहले वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। वर्क होगा Q इंटू वी। Q जो उस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज का चार्ज था, V जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उस पर्टिकुलर पॉइंट का जहाँ पे हम उसको प्लेस करने वाले हैं, किसकी वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो U इज इक्वल्स टू क्यू वी। और अगर मैं V का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, U बाय क्यू, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब ये था सिस्टम में जब एक ही चार्ज प्रेजेंट था। अब हम एक ऐसा सिस्टम देखने वाले हैं जिसमें दो चार्जेस प्रेजेंट होंगे, Q1 Q2, दो पॉइंट चार्जेस, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूँ इसको E। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से Q1 पे पोटेंशियल है V1, Q2 पे पोटेंशियल है V2, और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को मैं मानता हूँ R12। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं पहले, विच इज़ अभी अभी हमने देखा है VQ फॉर्मूला होता है, तो यानी कि V1 Q1, इस पॉइंट की हो जाएगी V2 Q2। तो इतनी आंसर है, इतना आंसर होगा नहीं, इतना आंसर नहीं होगा क्योंकि सिस्टम है टू चार्जेस का, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इंटरेक्शन कर रहे होंगे, कुछ रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन शो कर रहे होंगे, तो उस वजह से भी आपका ये जो पॉइंट चार्जेस है वो अनस्टेबल है। और इस इट मीन्स वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी है इन दोनों के चार्ज के प्रेजेंस की वजह से, जो हमने पीछे भी फाइंड आउट करी है कि सिस्टम ऑफ टू चार्जेस जब होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 charge of first point charge which is Q1 and charge of second point charge which is Q2 upon distance between them which is R12। तो अब पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आ गया है दो पॉइंट चार्जेस के सिस्टम में, V1 Q1 प्लस V2 Q2 से, जब एक्सटर्नल फील्ड E आप अप्लाई करते हैं। तो अब आगे देखते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी की क्या यूनिट होती है, एनर्जी की वही यूनिट होती है जो वर्क की होती है, विच मीन्स जूल। और भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, क्लास 11th में देखी है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को प्लेस करते थे तो क्या होता था, ऐसा सा कुछ होता था इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। इसमें डायपोल को जब आप प्लेस करते थे तो इसमें दो फोर्सेस लगते थे और वो दोनों फोर्सेस उसको रोटेट करवाते थे। इट मीन्स उसमें टॉर्क एक्सपीरियंस होता था। टॉर्क होता था रोटेटरी मोशन जो प्रोवाइड करता है कोई भी फोर्स, ठीक है, उसे कहते हैं हम टॉर्क। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो हमने इसको कवर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक पे, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता था ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसा ही होता था। इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होती थी, ये वाली AB। तो ये सब चीज़ें तो हमने डिस्कस करी हुई हैं। तो एक डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करता था P क्रॉस E। P होता था डायपोल मोमेंट। अगर P को फिर से हम समझे तो P का फॉर्मूला होता था ईदर चार्ज, डायपोल का कोई भी चार्ज, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज़ 2a। हमेशा इतनी लेते थे हम। तो ये कुछ चीज़ें थी, टॉर्क होता था इतना। तो अब हम देखने वाले हैं कि भैया कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है एक डायपोल के अंदर जब हम उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। अब आपको करना क्या पड़ता है, एक वर्क करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क, ताकि आप डायपोल को कुछ सर्टेन एंगल तक चेंज कर सकें। तो हम सपोज क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल वर्क DW कर रहे हैं, यानी कि एक स्मॉल एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं बॉडी को d थीटा एंगल रोटेट करने के लिए। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क मैंने किया इसका वैल्यू होगा टाउ, जो हमने फोर्स मिनिमम उस पर लगाना पड़ेगा, टाउ के बराबर ही लगाना पड़ेगा, और जितना एंगल उसने रोटेट किया विच इज़ डेल थीटा, ये वर्क जो मैं बाहर से कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूँ जो वर्क यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा होगा वो होगा माइनस टाउ d थीटा, ये भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही वर्क कर रहा है, टाउ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोवाइड कर रहा है और d थीटा एंगल मूव हो रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग होगी क्योंकि
वो रोटेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ को टॉर्क उसको रोटेट कराना चाहता होगा। तो जितना भी आप एक्सटर्नल वर्क करते हैं वो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या फिर जितना भी वर्क कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसका नेगेटिव स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। देखो दोनों में वैल्यू सेम ही आएगा। तो जो यहाँ पे स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी सेव हुई होगी वो इतनी होगी। अगर मेरे को ओवरऑल निकालनी है दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ भी इंटीग्रेट, यहाँ भी इंटीग्रेट, ठीक है। तो du इस तरह से हम इसको पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम टाउ डी थीटा का। सपोज इनिशियली एंगल थीटा 1 पे थी तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी u1, अब पहुंच गई है थीटा 2 पे तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी u2। तो du हो जाएगा आपका u2 माइनस u1। इंटीग्रेट करेंगे तो भाई इतना ही आएगा ना। टाउ का वैल्यू होता था p क्रॉस e विच मीन्स पी ई साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है पी ई साइन थीटा। डी थीटा इंटीग्रेट करेंगे, p कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म है, डायपोल मोमेंट तो कांस्टेंट ही होगा क्योंकि एक ही डायपोल है। साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो आपका वैल्यू आ जाता है कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा आता है। सो विच इज p साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। वैल्यूज आप पुट कर देंगे, एक बार थीटा 1, एक बार थीटा 2। तो डेरिवेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो जो आपका u आया वो है p cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 जो आपका इनिशियल एंगल था एंगल, और थीटा 2 है आपका फाइनल एंगल जो आप बना रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, या फिर जो आपका डायपोल बना रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। अब इसके कुछ केसेस भी इनने दे रखे हैं, वो केसेस तो आप इजीली कर सकते हैं। इनिशियली अगर आपका डायपोल 90 डिग्री एंगल बना रहा था और फाइनली वो पहुंचा थीटा एंगल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी cos 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और पी तो पहले से होगा, मामला बन जाता है माइनस पी ई कॉस थीटा। अब पी ई कॉस थीटा एंगल है पी और बी ई के बीच का, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं पी डॉट ई, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है पी ई कॉस थीटा। अगर मैं पी डॉट ई लिख रहा हूँ, और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती है। अगर मैं अब यहाँ पे देखता हूँ अगर थीटा कितना है 0 है इसी केस में, यानी कि इनिशियली वो 90 पे था और थीटा फाइनली पहुँचा 0 पे, तो वहाँ पे केसेस बन जाएंगे cos 0 पे इतना हो जाएगा। अगर वो फिर 90 पे पहुँच जा रहा है फिर पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी। तो ये सब तो केसेस है, ये तो बेसिकली आ जाएंगे। मेन चीज़ था कि हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना था कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी एक्सपीरियंस करता है कोई भी डायपोल जब उसको हम प्लेस कर देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो ये एप्लीकेशन भी इसकी हमारी ख़त्म हो जाती है। अब हम चलेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में, बट उससे पहले हमें समझने पड़ेंगे कौन कौन से फॉर्मूले हमने यहाँ पे पढ़े हुए हैं। इसमें जो हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, पहला फॉर्मूला तो हमें पता है, वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने बताया था। अगर आपका सिस्टम है 2 पॉइंट चार्जेस का, तो पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। और अगर n पॉइंट चार्जेस हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना है सम सारे के सारे पेयर्स का, यानी कि जो इस टाइप का पेयर बनेगा Q1 Q2 अपॉन R12 उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, Q2 Q3 अपॉन R23 उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड फिर हमने देखा था एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला आता था U इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब माइनस साइन हमने बाहर ले लिया एक्चुअल में, अभी हमने जब पीछे डेरिवेशन किया था तो उसमें तो था थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन बाहर कर दो तो एंगल्स भी चेंज हो जाएंगे। जिसमें थीटा 2 होगा आपका, यानी कि थीटा 2 जो फाइनल एंगल है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, और थीटा 1 जो इनिशियल एंगल था। अब यहाँ पे केसेस देख लेते हैं।
डायपोल इनिशियली अगर परपेंडिकुलर था, डायपोल इनिशियली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था तो दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा, उन दोनों के बीच का एंगल भी होगा 90। तो इनिशियल एंगल विच इज़ θ1 वो हो जाएगा 90 और फाइनल एंगल हम सपोज कर रहे हैं थीटा, तो फॉर्मूला हो जाएगा -PE cos थीटा, θ1 क्योंकि 90 और 90 पे cos थीटा होता है 0। तो कुछ इस तरह से आपका वैल्यू आ जाता है। और सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि इनिशियली डायपोल पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि एंगल है दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो इनिशियल एंगल हो जाएगा 0 डिग्री और फाइनल एंगल को हम सपोज करेंगे थीटा। तो फॉर्मूला इस केस में आपका हो जाता है ये -PE cos थीटा -1, क्योंकि 0 पे cos थीटा होता है 1। बट एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में या तो देखो ये जो 3 केसेस हैं, इन तीनों केसेस को बोलेगा कि इनिशियल एंगल इतना था, फाइनल एंगल इतना था, या फिर वो कुछ नहीं लिखेगा। जब उसने कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको इनिशियल एंगल हमेशा ये वाला लेना है 90 डिग्री वाला, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा। और भी काफ़ी कुछ फॉर्मूले होते थे, जैसे वर्क डन, जितना आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो वो होगा हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, या फिर जो वर्क डन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा हमेशा माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ये सब पहले से पढ़े हुए हैं। और एक और फॉर्मूला होता था E = V/d, ठीक है। अब यहाँ पे E जो मैं ले रहा हूँ वो स्केलर फॉर्म में ले रहा हूँ, देखो ऊपर से मैंने ये वेक्टर नहीं बनाया हुआ है, तभी मैंने यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। तो स्केलर फॉर्म में हम इस तरह से लिख देते हैं, या फिर V का फॉर्मूला होगा ED, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच की। तो ये तो सब कुछ फॉर्मूले जो नॉर्मल हमने पहले पढ़े हुए हैं। और भी काफ़ी फॉर्मूले आ सकते हैं, जैसे टाउ का होता है PE sin थीटा, ठीक है। P होता था डायपोल मोमेंट, E होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, sin थीटा दोनों के बीच का एंगल। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो कैलकुलेशन आप खुद ही ट्राई करना, मैं आपको मेथड बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कैलकुलेशन आप करोगे आपकी बेटर होगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -9 सेंटीमीटर 0 0 एंड 9 सेंटीमीटर 0 0 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो देखते हैं कैसे हो सकता है। देखिए फॉर्मूला था सीधा सीधा 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो अब देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो हमेशा आपको इसका वैल्यू पता है 1/4πε0 का। चार्ज गिवन है Q1, Q2 भी गिवन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो माइनस में आएगी पोटेंशियल एनर्जी, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। माइक्रोकूलम से कॉलम में चेंज करने के लिए हम सीधे सीधे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस निकालना काफ़ी इजी है। देखो जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उनको ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक्स एक्सिस में है, और डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है फाइनल डिस्टेंस विच इज़ 9 माइनस इनिशियल डिस्टेंस विच इज़ -9, यानी कि 9 + 9 18 सेंटीमीटर। उसको मीटर में चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज कर दिया तो U आ गया है -7 जूल। उस सिस्टम का U है -7 जूल, सॉरी -0.7 जूल, ठीक है। कैलकुलेट करना इतना ही आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो भाई हम कितना वर्क करेंगे जब मैं उनको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अपार्ट कर दूंगा। तो फॉर्मूला होगा U2 - U1, मैंने बताया था जितना वर्क डन हम करते हैं वो इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल आपको पता है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी होती है 0, और इनिशियल पोजीशन पे अभी हमने फाइंड आउट करी थी वो आई थी -0.7 जूल, यानी कि 0.7 हो जाएगा प्लस में, तो वर्क डन आ गया 0.7 जूल। अब कह रहा है C, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E = A 1/r², जहाँ पे A है आपका इतना 9 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर इनवर्स। What would the electrostatic
एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी। ठीक है, जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड ऐड करते हैं तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती थी Q1V1 प्लस Q2V2 से, और जो पहले से होती थी जो है हमारी कितनी 0.7 जूल माइनस में, वो भी होगी पहले से, और ये एडिशनल इसमें आ जाता है। अब Q1 चार्ज आपको पता है 7 माइक्रोकूलम था, तो उसको हम चेंज कर देंगे। सॉरी, कितना माइक्रोकूलम था, 7 माइक्रोकूलम था। ठीक है, उसको चेंज हम कर देंगे 7 इंटू 10⁻⁻⁶। अब V फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ED वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है A/1/r², ऐसा सा कुछ दिया है, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, जो थी हमारी 18, और d तो r हमें गिवन था 18 हो गया था, हमने फाइंड आउट कर लिया था, और d डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो r विच इज़ 18, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बचेगा A/r। ठीक है, A/r आ जाएगा। सो फॉर्मूला बन जाता है Q1 A/r1। इसने इसलिए दिया रखा है कि पहले की डिस्टेंस कितनी है वो सेम ही होने वाली है आपकी 0.09 मीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर, और Q2 VR2 भी हो जाएगा AR2 विच इज़ सेम डिस्टेंस है बिकॉज, और ये तो आपने फाइंड आउट करा ही था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो पुट करेंगे सबका वैल्यू, Q1 गिवन है, A का वैल्यू उसने अलग से दिया ही था, R1 R2 का वैल्यू भी आपको पता है, तो पुट करेंगे 49.3 जूल इसका आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको ट्राई करना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन विच इज़ 3 चार्जेस -q + q and -q are placed at equal distance on a straight line. If the potential energy of the system of 3 charges is 0, find the ratio of q/q. कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का क्या रेशियो होगा, तो पहले हम इसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे और एनर्जी उसको दे देंगे 0। देखिए एनर्जी उसको दे दी 0, तो 3 पॉइंट चार्जेस हैं एक सिस्टम के अंदर, तो बेसिकली पेयर हम उसके मल्टीप्लाई करेंगे -q + q, बीच के डिस्टेंस r, क्योंकि डिस्टेंस सबके बीच की सेम है, और ये भी r, तो a और b के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 2r, वो तो हम देखेंगे। तो -q + q मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन डिस्टेंस में रखा है हमने r, जो बीच की डिस्टेंस है, देख लीजिए साफ साफ यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरे पेयर्स देखेंगे +q और -q वाला, ये रहा, और डिस्टेंस दोनों के बीच की है r, और -q और -q का पेयर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2r, डिनोमिनेटर में आ जाता है, =0 करेंगे, सबको इधर उधर आपको भेजना है 1/4πε, और पहले ही जाके 0 हो जाएगा, सिर्फ ये पेयर बचेंगे। तो एट लास्ट आपका q/q का रेशियो आ जाता है 1/4। ठीक है, ट्राई करिएगा। अब देखते हैं 28th क्वेश्चन। 2 point charges of 0.2 microcoulomb and 0.01 microcoulomb are placed 10 cm apart. Calculate the work done in reducing the distance of 5 cm. पहले रखे थे हमने 10 cm पर, सो सपोज r इनिशियल हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लीजिएगा, और r फाइनल है 5 सेंटीमीटर, और Q1 भी गिवन है 0.2 माइक्रोकूलम, Q2 भी गिवन है 0.01 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो Q इनिशियल अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला होगा 1/4πε, पहले से फॉर्मूला पता होता है हमें, वैल्यू सॉरी इसकी। Q1 आपको गिवन है, Q1 आएगा, Q2 आपको गिवन है, Q2 आएगा, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, इनिशियली थी 10 सेंटीमीटर, तो पुट कर देंगे, r भी गिवन है, r इनिशियल। सिमिलरली uf भी आप फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि फाइनल पोजीशन आपको गिवन है। ठीक है, दोनों एनर्जीज को माइनस करेंगे जब uf - ui, तो वो क्या देगा आपको, जो वर्क डन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो आंसर आ जाएगा इसमें इजीली। अब एक डायपोल का क्वेश्चन देखते हैं। 35th क्वेश्चन है, an electric dipole of length 2 cm is placed with its axis making an angle of 60 degree to a uniform electric field and of 10⁻⁴
5 न्यूटन कोलम इनवर्स इफ इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 8√3 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डायपोल। ठीक है, पहले केस में क्यू फाइंड आउट करना है। पहले हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। लेंथ गिवन है, यानी कि 2a गिवन है आपको डायपोल का लेंथ विच इज़ 2 सेंटीमीटर, 2a गिवन था। और एंगल कितना बनाया इसने, थीटा बनाया, थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई का वैल्यू गिवन है आपको, और टॉर्क भी गिवन है। ठीक है, तो इसको हम सीधे सीधे टॉर्क के फॉर्मूले में अगर पुट कर देंगे तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, आपको चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि डायपोल में चार्ज तो इक्वल होता है बट साइन अपोजिट होता है। तो टाउ गिवन है, ई गिवन है, एंगल गिवन है, पी की बात करें तो वो होता है क्यू इंटू 2a गिवन है, क्यू फाइंड आउट करना है। तो सब गिवन था क्यू के अलावा, तो क्यू यहाँ पे हमारा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी क्या है उस डायपोल की, तो मैंने बताया था अगर यहाँ पे कोई भी केस नहीं दिया होता तो हम इनिशियल पोजीशन लेते हैं 90 डिग्री, परपेंडिकुलर लेते हैं हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो वहाँ का फॉर्मूला था -PE cos थीटा। थीटा पता है 60 डिग्री, ई आपको पता है, पी अब आपको गिवन पता होगा क्योंकि चार्ज पता चल गया है, 2a आपको गिवन है। तो यू में पुट करेंगे तो आ गया -8 जूल। तो देखिए क्वेश्चन इसके ट्राई करिएगा, टफ है नहीं इस टॉपिक के क्वेश्चन, तो ट्राई करना आप अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए इस वीडियो में तो हमने इतना ही किया है। अब कल से स्टार्ट होगा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, तो ये वाला टॉपिक हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।